गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। नेक्स्ट हम चैप्टर रिवाइज करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। इनपुट टैक्स क्रेडिट इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होंगी और किन केसेस में आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है तो वो आपको वापस लौटाना होगा। वो केसेस आप पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट आई होप आपको रिमेंबर होगा। जो खरीदने पे आप टैक्स देते हैं उसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं जीएसटी में, और जब बेचने पे आप जीएसटी में किसी को सप्लाई करने पर जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स करते हैं। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को डिडक्ट करने का जो प्रोसेस है इसे आप आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करना। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स है, दैट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स एट ऑल पॉइंट ऑफ सप्लाई। हमें जब भी आप सप्लाई करेंगे आपको जीएसटी देना होगा सप्लाई चेन, आफ्टर अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द अर्लियर पॉइंट। और आपने जो पहले टैक्स दिया है, पहले मतलब खरीदने पे जो टैक्स दिया है उसका आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। आईटीसी की स्कीम मैं शॉर्ट में पढ़ दूंगा फटाफट पॉइंट। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 16, 17 और सेक्शन 18 में दिए गए हैं इस चैप्टर में। आप इतना तो पढ़ चुके हैं कि आईटीसी दिया जाता है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन के इफेक्ट को हटाने के लिए इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जाता है। इनपुट टैक्स का क्रेडिट सभी चीज़ों पर मिलता है, चाहे ऑल इनपुट मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, तो बना बनाया सामान आप खरीदते बेचते हैं उसे भी इनपुट बोलते हैं जीएसटी में, या कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं उससे कुछ बनाते हैं फिर बेचते हैं वो भी इनपुट होता है। इनपुट सर्विस है कोई, और कैपिटल गुड जिन्हें आप अकाउंट में फिक्स एसेट बोलते हैं, इन सबको खरीदने पे अगर कोई जीएसटी दिया है और आप बिजनेस में यूज़ करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। इनपुट टैक्स का क्रेडिट पेमेंट करने पे मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपको आउटपुट टैक्स देना है तभी तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेस होगा। अगर आउटपुट टैक्स नहीं देंगे तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेस नहीं होगा। जीएसटी में 1-to-1 कोरिलेशन जरूरी नहीं होता। जैसे एक्स और वाई दो रॉ मटेरियल खरीदे, आपने वाई से कोई जेड प्रोडक्ट बनाया, अभी जेड ही बेच रहे हैं और जेड को बेचने पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो जो एक्स को खरीदने पे इनपुट टैक्स दिया था वो घट जाएगा क्या? बिल्कुल घट जाएगा। 1-to-1 कोरिलेशन जरूरी नहीं है जीएसटी में, यानी जीएसटी वालों ने ये नहीं बोला है कि जो चीज़ खरीदी है उसी को बेचोगे तभी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। किसी का भी इनपुट टैक्स किसी के भी आउटपुट टैक्स के साथ डिडक्ट किया जा सकता है, तो 1-to-1 कोरिलेशन जरूरी नहीं होता है जीएसटी में। आईजीएसटी आप पढ़ चुके हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो आईजीएसटी चार्ज होता है, और आईजीएसटी का भी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप समझते हैं, रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ चुके हैं आप। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, और इंडिया में कभी कभी सामान बेचने आता है तो इसे भी जीएसटी नंबर लेना होता है। चाहे आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं चाहे 2 महीने के लिए आ रहे हैं, बिना जीएसटी नंबर लिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में सामान नहीं बेच सकता, ना तो खुद बेच सकता है और ना ही उसके बिहाफ पे कोई एजेंट और पर्सन यहाँ पर बेच सकता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो ओकेजनली कभी कभी अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, और बोथ वेदर एज प्रिंसिपल, या तो मालिक के तौर पे या एजेंट के तौर पे, एनी अदर कैपेसिटी, किसी भी नाम से वो आ सकता है। बट हु हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका भारत में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और कोई रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। जीरो रेटेड सप्लाई आपको पहले बताया, ऐसे प्रोडक्ट जिन पे 0% होती है जीएसटी की रेट उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। अभी एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं इंडिया में तो 0% है, आउटपुट टैक्स 0% है। और अगर आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेचते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सामान बेचते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर जो सेल्स को डेवलप करते हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई इंडस्ट्री है आप उसे सामान बेचते हैं, तो 0% से देना पड़ेगा आउटपुट टैक्स, यानी 0% होगा तो आउटपुट टैक्स होगा 0। सपोज मान लो प्रोडक्ट आपने खरीदने पे किसी को 10 रुपये दिए थे तो इनपुट टैक्स हुआ 10, तो माइनस के 10 आ जाएंगे क्योंकि आउटपुट टैक्स तो 0 है। 0% किसी भी वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0% से लगेगा जीएसटी, तो 0 आउटपुट टैक्स हुआ, माइनस खरीदने पे मान लो आपने 10 रुपये का टैक्स दिया था उस प्रोडक्ट को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेल्स वाले को बेच रहे हैं, तो माइनस में आ गई जीएसटी लायबिलिटी। माइनस का मतलब ये आपको देना तो नहीं है गवर्नमेंट को, आपको रिफंड हो जाएगा। यानी जीरो रेटेड सप्लाई एक ऐसी सप्लाई होती है जिसपे 0% से आपको देना होता है जीएसटी, और इनपुट टैक्स बाय वे ऑफ रिफंड हो जाता है, आपको वापस कर दिया जाता है आपको इनपुट टैक्स का। कोई गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर जो यहाँ पे इन लोगों को सामान बेच रहे हैं तो एक तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा आपको, पहली बात तो 0% तो नहीं देना,
ठीक है। और जो दिया है आपने खरीदने पे इनपुट टैक्स वो आपको वापस कर रही है गवर्नमेंट, ताकि आप बेचने पे प्रोडक्ट की वैल्यू में उस खर्चे को ना जोड़ें, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इनपुट टैक्स से क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं खरीदने पे जो टैक्स दिया, इससे प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है इन लोगों के लिए प्रोडक्ट सस्ता हो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए, तभी तो दूसरे देश के लोग आपके देश से सामान खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगी और इंडिया में डेवलपमेंट होगा। सेज एक पर्टिकुलर जोन को, एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है इन लोगों से आप टैक्स ना लें और जो आपने खरीदने पे टैक्स दिया वो हम रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16। इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के लिए, यानी जो खरीदने पे आपने जो टैक्स दिया है उसे आउटपुट टैक्स में से घटाने के लिए आपको ये कंडीशंस पूरी करनी होगी सेक्शन 16 में। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये जो कंडीशन बताता है। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ऑब्वियसली अगर आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है तो आप जीएसटी देंगे भी नहीं, तो खरीदने पे कोई टैक्स दिया है तो उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी तो आप आउटपुट टैक्स देंगे, और आउटपुट टैक्स देंगे तभी खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। गुड्स और सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज। ऑब्वियसली घर में कोई सामान खरीद रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सामान जो बेचने के मोटिव से खरीदा है या बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदा है, उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। कंडीशंस क्या है इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में? पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए रीड विद रूल 36। यानी आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने खरीदने पे किसी को इनपुट टैक्स दिया है, यानी जीएसटी का पेमेंट किया है, या तो कोई बिल होगा आपके पास, इनवॉइस बोल लें, बिल बोल लें, रिवाइज इनवॉइस, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता हो कि आपने खरीदने पे जीएसटी दिया है किसी बंदे को बिजनेस पर्पज़ के लिए। वो डेबिट नोट भी हो सकता है, वो बिल ऑफ एंट्री, अभी आप कस्टम पढ़ेंगे फाइनल में, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। कस्टम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को छुड़वाने के लिए तो उसे बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। डॉक्यूमेंट इशू बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे साबित होता हो कि आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है। आईटीसी में एटलीस्ट उस बिल में, उस डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, आपसे कितना टैक्स लिया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, आपने क्या खरीदा उस बंदे से, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कितनी वैल्यू का सामान था, जीएसटी नंबर क्या है उस सप्लायर का और रेसिपिएंट का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट, अगर दूसरे स्टेट से खरीदा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। नो इनपुट टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड किया था और इस वजह से आपको जीएसटी वालों को पता चलता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, इस वजह से वो आपको आउटपुट टैक्स देने के लिए नोटिस आता है कि आपने टैक्स चुराया, इतना टैक्स आपको जमा कराना है। तो ये आउटपुट जो नोटिस आया है टैक्स का फ्रॉड के केस में, ये पूरा कैश में देना होगा, इसमें से आपको इनपुट टैक्स नहीं घटा सकते। अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं जानबूझकर, ठीक है, तो फिर जितना भी टैक्स बनता है वो पूरा कैश में ही देना होता है। आप उसमें से किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। Detail of invoice debit note uploaded by supplier in his GSTR1 or using invoice facility, invoice furnish facility and detail communicated read GSTR2B। ठीक है, वही है अभी आप रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब आपकी GSTR1 कौन भरता है? सप्लायर। जैसे मैं आपको सामान बेच रहा हूँ तो मैं हर महीने की 11 तारीख तक, आप हर महीने की एक डेट होती है जो अभी आप आगे ही पढ़ेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में, कि एक पर्टिकुलर डेट है कि इस तारीख तक आपको अपनी डिटेल अपलोड करनी है कि किन किन लोगों को इस महीने आपने सामान बेचा। तो मैंने मान लीजिए मार्च का महीना चल रहा है सपोज, तो 31 मार्च तक मैंने जिन भी लोगों को सामान बेचा उनकी डिटेल मुझे 11 अप्रैल तक जीएसटी पोर्टल पे जाके अपलोड करनी होगी विद जीएसटी नंबर, मैंने किस आदमी को कितना सामान बेचा, किस वैल्यू का बेचा, क्या मैंने जीएसटी चार्ज किया एक्सेट्रा। इस GSTR1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं GSTR1। यानी सेलर यानी सप्लायर जब डिटेल अपलोड करता है जीएसटी पोर्टल पे जाकर किन किन लोगों को उसने कितना कितना सामान बेचा, किस वैल्यू पे बेचा, रेट वगैरह, तो कितना टैक्स चार्ज किया, तो GSTR1 बोलते हैं। जैसे वो डिटेल अपलोड करेगा, जैसे मैंने डिटेल अपलोड करी, आपने मुझसे सामान खरीदा, आप जब अपना लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल में जाके, आपके जो GSTR2B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। सेम वैसे जैसे फेसबुक पे कोई आपकी फ़ोटो को लाइक करता है, तो जब अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको पता चल जाता है किस पर्सन ने आपकी फेसबुक फ़ोटो को लाइक किया और कमेंट किया। तो सेम जैसे मैं अपलोड करूंगा GSTR1 में इंफॉर्मेशन या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज़ करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपके अकाउंट में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा कि मैंने आपसे बेचने पे इतना टैक्स लिया है। मेरे लिए आउटपुट टैक्स होगा तो आपके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा और आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यानी जब तक सप्लायर अपलोड नहीं करेगा GSTR1 में डिटेल नहीं देगा जीएसटी वालों को कि उसने आपसे इतना टैक्स लिया, और सप्लायर अपलोड नहीं करेगा, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल सकता।
ITC ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय सप्लाई इन देयर GST-1। मान लीजिए सप्लाई ने डिटेल नहीं दी, मैंने अपलोड ही नहीं किया टाइम पर, ये GST-1 रिटर्न नहीं भरी, डज नॉट रिफ्लेक्ट इन GST-2B। तो पता आपके लॉगिन अकाउंट जब आप लॉगिन करेंगे तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। नो ITC कैन बी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। आपको किसी भी तरह का इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक आई क्या होगा सर में? नेक्स्ट है रिसिट ऑफ गुड्स और सर्विस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B। अब सेक्शन 16 में आप कंडीशन पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन क्या पढ़ी? आपके पास कोई इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस मतलब कोई भी ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे साबित होता हो कि खरीदने पे आपने कोई टैक्स दिया। वो इनवॉइस भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, डेबिट नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री भी हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि GST नंबर क्या है सप्लायर रिसिपिएंट का, अगर एक स्टेट से दूसरे से इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू क्या है गुड्स और सर्विसेज की, क्या रेट से टैक्स चार्ज किया गया, रेट कितना टैक्स आपने दिया, वो डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। फिर GSTR-2B में GSTR-1 अपलोड करेगा, सप्लायर सेलर डिटेल देगा GST पोर्टल पे जाके कि मैंने इन लोगों को सामान बेचा है। जब तक GSTR-1 अपलोड नहीं करेगा सप्लायर, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा ही नहीं आपके अकाउंट में। तीसरी कंडीशन है रिसिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। ये बहुत ईजी है कि आपने जो गुड्स और खरीदा है वो आपके पोजीशन में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पेन बेचा, ये पेन आपके पोजीशन में आ गया, आपने खरीद लिया तो खरीदने पे GST दिया तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। आपके पोजीशन में होनी चाहिए वो चीज़, आपने रिसीव कर लिया हो वो गुड्स और सर्विस तो ही आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। एक होता है बिल टू शिप मॉडल, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है? एक थर्ड पार्टी के कहने पे किसी को डिलीवर होता है। जैसे A, B ने A को कहा कि C को सामान भेज देना, तो थर्ड पार्टी कौन है? B के कहने पर A C को दे रहा है सामान की डिलीवरी, तो गुड्स तो C के पोजीशन में आएंगी, पर A तो B को जानता है ना, तो A तो यही मानेगा कि मैंने B को सामान बेचा है और फिर बाद में B ये मानेगा कि मैंने C को सामान बेचा है। इसे बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल। जब किसी थर्ड पार्टी के कहने पर किसी पर्सन को डिलीवरी की जाती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि थर्ड पार्टी को ही पहले सेल हुई है, पहले जो मेन सप्लायर उसने थर्ड पार्टी को सामान बेचा है, फिर थर्ड पार्टी ने नेक्स्ट पार्टी को सामान बेचा है। तो यहाँ पे दो बिल जनरेट होंगे, एक तो A बनाएगा, B को जानता है तो A B के नाम से बिल बनाएगा, B से चार्ज करेगा टैक्स, और B फिर C को बेचेगा सामान, B C से चार्ज करेगा टैक्स। तो क्वेश्चन उठता है क्या B को इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि गुड्स उसके पोजीशन में नहीं, मिल जाएगा। ये बिल टू शिप मॉडल में ऐसा हो सकता है कि बिल टू शिप मॉडल में दोनों पार्टी, C को भी मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्योंकि इसने B से खरीदा है, और B को भी मिलेगा क्योंकि इसने A से खरीदा है। एग्जाम्पल वही है जो अभी समझाया, सप्लाई by A to B a bill to B, A B को बना के बेचेगा बिल, B entitled to avail ITC on the basis of invoice issued by A as goods or service deemed to be received by B। माना जाएगा B को ही मिली है गुड्स और सर्विस, वैसे B को नहीं मिली है गुड्स और सर्विस तो C को दी गई है, पर टैक्स वाले अज्यूम करेंगे कि B ने ही सर्विस और गुड्स खरीदा है। सप्लाई टू B टू C, अब B क्या करेगा? B C के नाम से बिल बनाएगा, माना जाएगा B ने फिर आगे सामान बेचा है C को, वैसे डायरेक्ट A से आया C के पास, पर अज्यूम किया जाएगा गुड्स और सर्विस बीइंग रिसीव C एंटाइटल्ड टू अवेल ITC ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय B, गुड्स शिप और सर्विस प्रोवाइड बाय A टू, पहले सामान B के टैक्शन पे C को आया था। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल टू शिप मॉडल बोलते हैं। बिल टू शिप मॉडल में किसी थर्ड पार्टी के कहने पर सप्लायर दूसरी पार्टी को डिलीवर करता है गुड्स और सर्विस, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल टू शिप मॉडल बोलते हैं, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट दोनों को मिलता है। माना जाएगा पहले थर्ड पार्टी को डिलीवर हुआ है सामान, उसके बाद नेक्स्ट पार्टी को डिलीवर हुआ है। तो पहली कंडीशन थी आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए, कोई टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, कोई भी ऐसा पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये साबित करता हो कि आपने खरीदने पे टैक्स दिया है। दूसरी कंडीशन थी वो गुड्स जो होना जो सप्लायर है वो GSTR-1 उसने टाइम पे भरा और रिटर्न अपलोड की हो, GST पोर्टल पे जाके डिटेल दी हो कि उसने आपको सामान बेचा है। जब वो डिटेल अपलोड करेगा सप्लायर तो ऑटो पॉपुलेटेड GSTR-2B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा कि खरीदने पे आपने इतना इनपुट टैक्स दिया था और आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन थी वो गुड्स और सर्विस आपके पोजीशन में होना चाहिए। एक्सेप्शन केवल बिल टू शिप मॉडल है। बिल टू शिप मॉडल में भले वो गुड्स आपके पोजीशन में नहीं है फिर भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। Detail of ITC in respect of said supply communicated to registered person under 38 section 38 not restricted। सेक्शन 38 में कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स के नाम हैं, इन लोगों को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखें
अकॉर्डिंगली ITC विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई नहीं, परचेज खरीदने पे तो देते हैं इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट मांगते हैं आप। डिटेल ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड सप्लाई, अगर ये लोग हैं तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हु इज़ अ न्यू रजिस्ट्रेंट, जिसने पहली बार GST नंबर लिया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन में, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो ले लेता है GST नंबर तब तो मिल जाएगा। अगर बाद में अप्लाई करता है GST नंबर लेट लेता है तो उतने टाइम पीरियड का इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। हु हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड, जो टाइम पे अपना आउटपुट टैक्स जमा नहीं करा रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसे भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हुज आउटपुट टैक्स पेबल एज पर GSTR 1 एक्सीड, जो इसका आउटपुट टैक्स है वो ज़्यादा बनता है द आउटपुट टैक्स पेड इन GSTR 3B। GSTR 3B एक कॉमन रिटर्न है जिसमें परचेज और सेल दोनों की डिटेल जाती है, मंथली रिटर्न होती है ये। तो आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा बन रहा था पर आपने कम जमा कराया तो भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। Who has availed ITC of an amount that exceed the credit, आपको जितना इनपुट टैक्स आपने खरीदने पे दिया है उससे ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, ठीक है, तो भी नहीं मिलेगा। Who has defaulted discharging tax liability in accordance with the provision of section 49(12) read with 86B, that is who has discharged more tax liability from electronic credit, यानी आपने ज़्यादा इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया तो भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो वापस करना होगा गवर्नमेंट को। अदर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन और गवर्नमेंट बताएगी कौन से लोग को नहीं मिलेगा। टैक्स नेक्स्ट कंडीशन, टैक्स लेवी ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C। तो अब आपने जो खरीदने पे टैक्स दिया है, जैसे मैंने आपसे खरीदने पे 10 रुपये लिए हैं तो मैं टाइम पे गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, जब ये 10 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा तभी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अगर सप्लायर जो आपसे टैक्स ले रहा है वो जमा नहीं करा रहा है गवर्नमेंट को तो खरीदने पे आपको इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लो सप्लायर तो जमा ही नहीं करा रहा तो GSTR 1 में वो डिटेल तो देगा ना, GSTR 1 में जब डिटेल अपलोड करेगा आउट ऑफ पॉपुलेटेड हो जाएगा 2B में और आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप पढ़ चुके हैं GST में मंथली और क्वार्टर रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करेंगे अपनी रिटर्न टाइम पे, रिटर्न मतलब डिटेल देंगे टैक्स वालों को टाइम पर तो ही आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गुड्स, नेक्स्ट कंडीशन, गुड्स रिसीव इन लॉट ITC अवेलेबल ओनली और रिसीव लास्ट लॉट, किश्तों में सामान मिलता है। जैसे कई बार आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1000 kg आप सामान परचेज करेंगे पर आपने उससे बोला कि किश्तों में भेजना है, लॉट में भेजना है, अभी 200 किलो भेजना, फिर 10 दिन बाद फिर 200 किलो, फिर 10 दिन बाद 200 किलो, ऐसे भेजना आप सामान। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट कब मिलेगा? जब आखिरी लॉट आ जाएगा, जब 200 200 5 पर 200 जब आखिरी लॉट आ जाएगा और सामान की आखिरी किश्त आपके पास आ जाएगी तभी आपने जो 1000 किलो पे खरीदने पे मान लो आपने 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स दिया था तभी आप इसका क्रेडिट ले पाएंगे। आप प्रपोर्शनेट या टुकड़ों में क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आप किश्तों में सामान खरीदते हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास पहुंचेगी उस गुड्स की तभी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। मान लीजिए आपने उधार सामान खरीदा, 10,000 रुपये का उधार सामान खरीदा, इस पर 18% GST 1800 बिल बना के उसने 11,800 दे दिया। अब आपने उसे बोला भैया मैं अभी तो नहीं दूंगा, पैसे बाद में दूंगा, तो कोई बात नहीं, उधार सामान भी बेचा जाता है मार्केट में। तो अब ये रूल बनाया GST वालों ने कि अगर आपने उधार खरीदा है किसी से, खरीदने पे टैक्स ही दिया आपने, भले भी पेमेंट नहीं किया पर है तो इनपुट टैक्स बिल में शो हो रहा है, आपने इनपुट टैक्स बिल खरीदा है, किसी से सामान खरीदा है, सर्विस ली है, तो आपने खरीदने पे 1800 रुपये का इनपुट टैक्स लिया है तो ये क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया। 1-to-1 कोरिलेशन तो ज़रूरी नहीं है, किसी का भी इनपुट टैक्स किसी के भी आउटपुट टैक्स से आप घटा सकते हैं, तो आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया। अब बाद में पता चलता है GST वालों को कि आपने 180 डेज तक पेमेंट ही नहीं किया। ये रूल है GST में कि अगर आप उधार सामान लेके आते हैं, कुछ सर्विस किसी से खरीदते हैं तो 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बिल की डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है गवर्नमेंट को वापस करना होगा। क्लियर? अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 1800 रुपये का आपने क्रेडिट लिया गवर्नमेंट को वापस करना होगा। मान लो सर हमने आधा पेमेंट कर दिया, 5,000 रुपये अभी दे दिए, 5,000 रुपये 18% 900 रुपये, 5900 का पेमेंट कर दिया, 5900 का बाकी है, तो प्रपोर्शनेट लौटाना पड़ेगा, यानी 900 रुपये जो ज़्यादा इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया वो आपको लौटाना होगा। अगर बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया तब तो पूरा इनपुट टैक्स लौटाना होगा, और अगर जितना भी कर दिया है उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा, जितना पेमेंट बाकी है उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट अगर ले लिया है तो लौटाना होगा। अगर आपने लिया ही नहीं 1800 का क्रेडिट तब तो ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है तो आपको लौटाना होगा गवर्नमेंट को, अगर 180 डेज में आप पेमेंट नहीं करते हैं तो। मान लो सर हमने पेमेंट
अभी लौटा दिया क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया टाइम पे। बाद में 10 महीने बाद हमने इस बिल का पेमेंट कर दिया तो मिल जाएगा, आप वापस ले सकते हैं 1800 क्रेडिट। यानी एक बार तो लौटाना होगा अगर आपने 180 डेज़ के अंदर किसी बिल का पेमेंट नहीं किया और उस बिल में दिखाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने ले लिया तो आपको गवर्नमेंट को वापस करना होगा एक बार तो। पर बाद में जब आप सबूत दे देंगे कि मैंने इस बिल का पेमेंट कर दिया तो आपने जो 1800 रुपये का क्रेडिट वापस किया था वो आपको वापस मिल जाएगा, आप 1800 रुपये का क्रेडिट दोबारा ले सकते हैं। पर ये 180 डेज़ वाली कंडीशन इन केसेस में नहीं लगेगी, यानी ये लोग ले सकते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट 180 डेज़ की कंडीशन ने फुलफिल नहीं करनी है, ठीक है। सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पर रिवर्स, अगर आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको खुद ही देना है जीएसटी, तो उधार तो रहेगा ही नहीं, 180 डेज़ वाला लगेगा ही नहीं यहाँ प्रोविज़न। डीम सप्लाई विदाउट कंसेशन, शेड्यूल 1 में जो पॉइंट्स आपने पढ़े थे, फ्री में भी अगर किसी के लिए काम करते हैं तो जीएसटी देना होता है, वहाँ पे 180 डेज़ का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई लायबिलिटी, कई बार आप इंटरेस्ट लेट हो जाते हैं पेनल्टी फाइन भरने में, तो आपने पढ़ा था एडिशंस होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिले चार्जेस देने पड़ते हैं इन रिलेशन टू सच सप्लाई बीइंग इंकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, उस पर भी 180 डेज का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, सपोज आपने कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, इसको खरीदने पे 18% 1.8 का जीएसटी दिया, टोटल 11.8 लाख यानी 11,80,000 रुपये की जीएसटी वैल्यू हो गई मशीन की। अब क्वेश्चन होता है जब आप बुक्स में एंट्री करेंगे, मशीन बैलेंस शीट में शो करेंगे तो 10 लाख के दिखाएंगे, 11,80,000 के दिखाएंगे, ऑब्वियसली 10 लाख के तो दिखाओगे, 1,80,000 रुपये तो इनपुट टैक्स से जो कैपिटल गुड्स को आप अकाउंट में फिनिश गुड्स फिक्स एसेट बोलते हैं, सॉरी अकाउंट में आप फिक्स एसेट बोलते हैं, टैक्स वाले उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स को खरीदने पे जो जीएसटी दिया ये भी इनपुट टैक्स होता है, और जब आउटपुट टैक्स दोगे उसमें से 180 तो आपका लेस हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए इनपुट टैक्स जोड़ दिया, इनपुट टैक्स जोड़ के डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन भी 10 पे तो लगाना चाहिए जब वैल्यू एसेट की 10 है, क्योंकि 1.8 लाख का तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, पर आपने क्या किया डेप्रिसिएशन 11,80,000 पे चार्ज कर लिया तो फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन टैक्स वालों ने बोला अगर कोई फिक्स एसेट आप खरीदते हैं जिसको खरीदने पे आपने इनपुट टैक्स दिया है और उस इनपुट टैक्स को आप जोड़ देते हैं एसेट की वैल्यू में और फिर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट फिर नहीं मिलेगा, अगर ले लिया है तो वापस करना होगा। अगर नहीं जोड़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि डबल बेनिफिट थोड़ी होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, फिर आपका इनकम टैक्स भी बचा लोगे आप, फिर जीएसटी में आउटपुट टैक्स भी घटा लोगे। तो अगर आप इनपुट टैक्स का जो पार्ट है, इनपुट टैक्स की वैल्यू पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन होता है हम कितने टाइम तक इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने तो 3 साल पहले कोई बिल सामान खरीदा था सर, अभी तक वो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, बिका नहीं है, अब हम उसे बेच रहे हैं और इनपुट टैक्स का क्रेडिट उस पर, उसको खरीदने पे 3 साल पहले हमने खरीदने पे उस पर 5,000 रुपये का जीएसटी दिया था, तो इनपुट टैक्स हुआ, क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। टैक्स वालों ने एक टाइम पीरियड दिया कि मैक्सिमम इतने टाइम तक ही आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, उसके बाद इनपुट टैक्स लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया। जैसे सेम फाइनेंशियल 23-24 जो फाइनेंशियल है इसमें कोई सामान खरीदा कभी भी तो क्रेडिट मिल जाएगा। 23-24 एंड हो गया, जैसे ही फाइनेंशियल एंड हुआ इस साल का कोई इनपुट टैक्स अगर बचा हुआ है तो आप नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा 30 नवंबर तक आप ले सकते हैं, या आपने एनुअल रिटर्न भर दी हो, एनुअल रिटर्न भरनी होती है साल की, 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर आप उस टाइम तक इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। इन द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल में तो ले ही सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एंड हुआ उसके 30 नवंबर तक ले सकते हैं, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न या जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न भरी उस दिन तक ले सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ठीक है। इसका एक्सेप्शन था टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) डज नॉट अप्लाई क्लेम फॉर री अवेलिंग क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स अर्लियर। मान लीजिए आपने कोई इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को वापस किया था, अभी आपने पढ़ा था ना कि 180 दिन के अंदर अगर आपने कोई उधार सामान का पेमेंट नहीं किया जिस पे आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है तो वो गवर्नमेंट को लौटाना होगा, तो आपने लौटा दिया, बाद में आप सबूत दिखा देते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कि आपने उस बिल का पेमेंट कर दिया तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उस पर ये टाइम पीरियड अप्लाई नहीं होगा कि 30 नवंबर तक नहीं लिया था क्रेडिट। वो बिल तो मान लीजिए 22-23 का बिल था, 21-22 का मान लेते, 21-22 का बिल था, आपने पेमेंट नहीं किया था उस साल तो आपने लौटा दिया इनपुट टैक्स, बाद में आप 23-24 में जाके सबूत देते हैं कि मैंने
इस बिल का पेमेंट कर दिया, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते हैं। भले ही टाइम पीरियड लैप्स हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड में तो हमें ये बताया गया कि करंट फाइनेंशियल में ले सकते हैं, जिस साल सामान खरीदा उस साल ले सकते हैं, और उस साल की खत्म होने तक 30 नवंबर तक ले सकते हैं, या एनुअल रिटर्न भरने तक, विच एवरेज अर्लियर तक ले सकते हैं। तो अब तो 23 चॉइस आ गया, 2-3 साल निकल गए तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। यानी ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ये जो 30 नवंबर वाला टाइम पीरियड है ये अप्लाई नहीं होगा अगर आप इनपुट टैक्स का वापस अवेल करते हैं किसी रीज़न से, जो पहले आपने लौटा दिया था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ITC इन प्रपोर्शन टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पज। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए कोई सामान यूज़ करेंगे तभी तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पे आपको आउटपुट टैक्स देना है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह रखा है, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया, बहुत सारी एग्जेम्पशन पढ़ी कि इन पे कोई GST नहीं लगेगा। तो जब आउटपुट टैक्स ही जीरो है, मतलब जीरो मतलब एग्जेम्प्ट है, देना ही नहीं है आउटपुट टैक्स, तो उस पर दिए गए, उसको खरीदने पे आपने कोई GST दिया उस प्रोडक्ट या सर्विस पे, उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप खरीदने पे बेचने पे आपको आउटपुट टैक्स देना है, भले ही वो जीरो रेटेड ही क्यों ना। जीरो भी तो एक रेट होती है, जीरो रेटेड गुड्स पे भी मिल जाएगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट, टैक्सेबल हो या जीरो रेटेड सप्लाई पे मिल जाएगा, बिजनेस पर्पज के लिए मिल जाएगा। ITC नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लायर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन में ब्लॉक क्रेडिट पे है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे अगर आपने GST पे किया, इनपुट टैक्स दिया है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ ITC। अपोर्शनमेंट होता है बांटना किसी चीज़ को 50, 60, 40, 30 रेशो में बांटना, ठीक है। तो आपने जो आपको जब आउटपुट टैक्स देना है, जैसे मान लीजिए X और Y दो प्रोडक्ट आपने खरीदे, X से बनाया आपने P प्रोडक्ट, Y से बनाया O प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने P प्रोडक्ट को एग्जेम कर रखा है, इस पर कोई GST नहीं देना, और X को खरीदने पे आपने 5000 रुपये का इनपुट टैक्स दिया था, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी पढ़ा दिया आपको कि किसी प्रोडक्ट पे अगर आउटपुट टैक्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम मतलब देना ही नहीं है, उस पर कोई रेट ही नहीं है, एग्जेम कर दिया, तो उसको खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स दिया, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, O को बेचने पे आउटपुट टैक्स देना है तो O को मिल जाएगा। यानी अपोर्शनमेंट हो गया, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली केवल एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और कोई टैक्सेबल गुड्स को बनाने में यूज़ हो रहा है तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। पर मान लो सर कॉमन प्रोडक्ट है, कोई X एक रॉ मटेरियल है, इसको खरीदने पे 5000 रुपये का हम इनपुट टैक्स दिया। अब X से हम P प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, O प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, P एग्जेम्प्ट है, O पे टैक्स देना है, तो क्या पूरे 5000 का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। फिर प्रपोर्शनेट करना होगा। आप ये बताएंगे GST वालों को कि भैया 40% तो P में लगता है सामान और 60% O में लगता है, तो 5000 का 60% 3000 रुपये का ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, 2000 का नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट तो केवल एग्जेम प्रोडक्ट बनाने के काम में आता है, ये प्रोडक्ट या सर्विस, तो बिल्कुल ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर कोई कॉमन रॉ मटेरियल है, कॉमन सर्विस है जो एग्जेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, टैक्सेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, तो प्रपोर्शनेट किया जाएगा। जो आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा। और आप नहीं बता पाएंगे तो फाइनल में पढ़ेंगे आप रूल्स, फिर कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे टैक्स वाले अपोर्शनमेंट करने के लिए। इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ, टैक्सेबल सप्लाई भी बेचते हैं, आप टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बेचते हैं, एग्जेम प्रोडक्ट भी बेचते हैं, ही इज एंटाइटल्ड टू फुल क्रेडिट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट। कोई रॉ मटेरियल, इनपुट रॉ मटेरियल भी हो सकता है, अगर आप कुछ बना के बेचते हैं तो इनपुट रॉ मटेरियल भी हो जाएगा, कुछ बना बनाए खरीदते हैं उसे एज इट इज बेचते हैं तो वो भी इनपुट कहलाएगा। इनपुट है कोई इनपुट सर्विस है जो आप लेते हैं, सर्विस इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट एक्सक्लूसिवली यूज, जो यूज़ की जाती है फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एंड नो क्रेडिट एट ऑल, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैन बी अवेल फॉर इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिव फॉर एग्जाम सप्लाई। अगर एग्जाम प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इफ़ कॉमन इनपुट है, कोई कॉमन चीज़ है, इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, ओनली प्रपोर्शनेट IC, फिर प्रपोर्शनेट होगा, टुकड़ों में मिलेगा, मतलब पूरा नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC एट्रीब्यूटेबल मतलब रिलेटेड है टू द टैक्सेबल सप्लाईज अवेलेबल, जितना टैक्सेबल प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ उसमें मिल जाएगा। तो कॉमन ITC इज अपोर्शन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो वैल्यू होगी, जो सेल है टैक्सेबल गुड्स की 1 लाख, एग्जेम्प्टेड गुड्स की 50,000, तो रेशियो हो गया 2:1, 2:1 में मिल जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अभी आप इसमें वो पॉइंट्स पढ़ने की जिन इन सर्विसेज पे, इन गुड्स को खरीदने पे किसी भी तरह का इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देना होगा। तो मेरे पास दूसरी बुक है, इसमें से मैं आपको पढ़ा देता हूँ 2-3 पॉइंट, क्योंकि आपकी बुक में प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है जो जल्दी समझ में नहीं आएगा।
Item ineligible for credit section 17 subsection 5 ITC shall not be available in respect of the following namely, इन पर नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, मोटर व्हीकल तो आप समझते हैं बस हो गया, आपके टेम्पू हो गया, ट्रैवलर, जिनका काम है लोगों को इधर से उधर छोड़ना, तो इनको इनपुट टैक्स, अगर आपकी बसें चलती हैं, आपका काम है तो लोगों को इधर से उधर छोड़ना, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर उस मोटर व्हीकल में 13 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदी है जिसमें 13 लोग ही बैठ सकते हैं, ड्राइवर को मिलाकर 13 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो आपको इनपुट टैक्स, गाड़ी खरीदने पे GST तो दिया ही होगा। मान लीजिए आपने कोई टेम्पू खरीदा जिसमें मान लीजिए 7 लोग ही बैठ सकते हैं, ठीक है, 7% ही बैठ सकते हैं, तो 13 लोगों से कम ही बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो आपने इस गाड़ी को खरीदने पे 10 लाख रुपए का इनपुट टैक्स दिया, ठीक है, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले आप ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, हाँ, इन केसेस में मिल जाएगा, भले ही उसकी सीट की 2 सीट वाली गाड़ी हो या 200 सीट वाली गाड़ी हो। However, credit will be available when they are used for making the following taxable supply. Further supply of such motor vehicle, आप डीलर हैं, आपका काम है गाड़ियाँ खरीदना और आगे बेचना। फर्दर सप्लाई मतलब आगे बेचने आप, तो डीलर को तो मिल ही जाएगा। आपका शोरूम है गाड़ियों का, आप गाड़ी खरीदते हैं हुंडई से सपोज और फिर आगे कस्टमर को बेचते हैं, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आपका काम ही है लोगों को इधर से उधर छोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो भी मिल जाएगा क्रेडिट। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, आपका ड्राइविंग स्कूल है, आप गाड़ी चलाना सिखाते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो भी इन पे मिल जाएगा आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट। इनके अलावा कोई बिजनेसमैन है, जैसे मान लीजिए आपने अपने डायरेक्टर है आपका, उस डायरेक्टर को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ने के लिए कार खरीदी, कार में 13 से कम ही लोग बैठ सकते हैं, तो उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। सेम वही वैसल और एयरक्राफ्ट, कोई शिप आपने खरीदी, कोई एयरक्राफ्ट खरीदा, प्राइवेट जेट भी होते हैं, तो इन पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर वही एक्सेप्शन है, अगर इनके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई ऑफ सच वैसल एयरक्राफ्ट, सेम वही चीज़, बेचने के मोटिव से खरीदा, आप खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आपका काम है लोगों को इधर से छोड़ना, एयर इंडिया, जेट एयरलाइंस, ये सब जितनी भी स्टार एयरलाइंस हैं आपकी, इंडिगो हैं, सबको मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच व्हीकल, आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने खोल रखा है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, उड़ाना सिखाते हैं हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट, तो आपको मिल जाएगा। या ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के काम में लेते हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियाँ होती हैं इनका काम ही होता है ट्रक खरीदना और लोग का सामान इधर से उधर पहुँचाना, GTA, तो इनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस लेने पर प्रीमियम देते हैं तो GST लगता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं मोटर व्हीकल का, वैसा एयरक्राफ्ट का, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर वही एक्सेप्शन, पर इन स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपने पढ़ा ना, इन पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो क्रेडिट मिल जाएगा। However, input tax credit in respect of such service shall be available where the motor vehicle, vessel और aircraft use, जो आपने पढ़ा कि इन पे इनपुट टैक्स का मिल जाएगा। इनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, गाड़ियों के लिए कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं और कराने पे आपने जो पैसा दिया उस पर GST दिया, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। वे रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल वैसल, आपका काम ही उन गाड़ियों को बनाना और बेचना, आप गाड़ी बनाते हैं, वैसल शिप बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, इन सब पर आप जनरल इंश्योरेंस सर्विस देते हैं, मोटर व्हीकल वैसल एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं तो गाड़ी बना के गोडाउन में रखते हैं, कल को अचानक आग लग जाए गाड़ियों में तो फिर आपको नुकसान होगा, तो आप इंश्योरेंस करा के ही रखता है मैन्युफैक्चर, तो इंश्योरेंस आपका तो काम ही है आगे मैन्युफैक्चर करना इन चीज़ों को, तो आपने जो पॉलिसी ली, पॉलिसी को खरीदने पे जो GST पे किया उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड, मतलब ये चीज़ें मोटर व्हीकल नहीं मानी जाती, यानी इनको जब ये मोटर व्हीकल ही नहीं मानी जाती तो इनको खरीदने पे अगर आपने कोई GST पे किया तो क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स ट्रेल, रेलवे की बात हो रही जो फिक्स ट्रेल पे चलते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज इन फैक्ट्री और एनी एंट्रोज, स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं जैसे डंपर हो गया, टिपर हो गया, हैवी JCB मशीन हो गई, इन सब पे क्रेडिट मिल जाएगा। व्हीकल विद लेस देन 3 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc, अगर इंजन कैपेसिटी 25 cc से ज़्यादा नहीं है, क्यूबिक कैपेसिटी 25 cc से ज़्यादा नहीं है और 4 से कम व्हील लगे हुए 3 पहिया वाहन है तो मिल जाएगा। 10 रेलवे 2-wheeler 3-wheeler विद इंजन कैपेसिटी अप टू 25 cc, बाईसाइकिल एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आते तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। अगर बिजनेस, और वो मेन कंडीशन तो ये है कि ये सब चीज़ें बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए।
नेक्स्ट है फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इन पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, मोटर व्हीकल किराए पे देते हैं वैसे एयरक्राफ्ट इन क्लॉज AA अबव, एक्सेप्ट एंड यूज फॉर पर्पस विद इन, हाँ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो आपने पढ़े ऊपर तो मिल जाए क्रेडिट। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। However, input tax credit in respect of such goods or service of both shall be available. Input tax credit मिल जाएगा इन पर भी। Where an inward supply मतलब परचेज किया है आपने such goods और services of both is used by registered person for making outward taxable supply of the same category of goods or service or both as an element of taxable component mix सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं कैटरिंग वाला हूँ, मेरे पास कैटरिंग आपने भी पढ़ा कैटरिंग सर्विसेज पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। कैटरिंग सर्विस मतलब जैसे आप इवेंट, आपका टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में एक फंक्शन है, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर, उसने मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर कैटरिंग की सर्विस दे दी कि आप हमारे एम्प्लॉय को खाना खिलाएंगे। मैंने बिल बनाया 20 लाख का, उस पर 5% के हिसाब से 1 लाख का GST दिया। टाटा कंपनी से 1 लाख का इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएगी क्योंकि वो उसको मना कर रखा है गवर्नमेंट ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट में कि कैटरिंग सर्विसेज पे किसी तरह का इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मैं मान लीजिए मैं कैटरर हूँ, अब मेरे पास बंदे कम पड़ गए, मेरा काम है कैटरिंग सर्विस आगे देना, तो मैंने सेम पर्सन से कांटेक्ट किया पी से कि भैया तू मुझे 30 लोग भेज दे, तू भी कैटरिंग का बिजनेस करता है, सेम कैटेगरी का बिजनेस है मेरा भी, वो मुझे बंदे भेजेगा, बाद में मैं उन बंदों का पेमेंट करूँगा उसे, वो मुझसे सर्विस चार्ज यानी GST चार्ज करेगा बिल पे, तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। क्योंकि सेम लाइन ऑफ सर्विसेज में अगर आप हैं, सेम बिजनेस आप कर रहे हैं, वो भी सेम बिजनेस कर रहा है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह मेंबरशिप ऑफ क्लब और हेल्थ फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स का। ट्रैवल बेनिफिट, आप एम्प्लॉय को घूमने भेजते हैं छुट्टियों पे उसके घर, तो इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। However, input tax credit in respect of such goods or service of both shall be available. Input tax का क्रेडिट मिल जाएगा where it is obligatory, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाता है for an employer to provide the same to its employee under any law for the time enforced, यानी कोई कानून बन जाता है और कानून के अकॉर्डिंग कोई गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये चीज़ें तो तुम्हें अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेंगी, तो उनको खरीदने पे अगर एम्प्लॉयर ने यानी बिजनेसमैन ने कोई GST दिया है तो उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इससे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप कॉल सेंटर चलाते हैं तो रात में आपको कम लड़कियों को और बॉयज़ को घर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉल सेंटर है, तो आपने गाड़ी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे खरीदी, वो कार या ट्रैवलर जो भी बस जिसमें आप अपने स्टाफ को बैठाएंगे और घर से ऑफिस से घर लेके आएंगे, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे कोई लॉ के ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ब्लॉक क्रेडिट में फर्स्ट पॉइंट था कि अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदने पे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पर इन केसेस में मिल जाएगा। अगर फर्दर सप्लाई करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे दिया जाएगा। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है अपने, आप ट्रेनिंग देते हैं अपने किसी पर्सनस को, तो भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अगर आपका काम है तो भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। फूड एंड बेवरेजेस पे नहीं मिलेगा। अगर फूड एंड बेवरेजेस हो गया, आपके जिम वगैरह हो गए, कोई मेंबरशिप हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हैं तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी कर देती है, गवर्नमेंट के कहने पे आप ये सब कर रहे हैं, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच।